और एनसीईआरटी बेस्ड। क्या बात है, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये खुशखबरी एक और है। ठीक है, एक और खुशखबरी है, वो आप लोगों को पहले क्वेश्चन के अंदर मैं दूंगा। ठीक है, सभी लोग बने रहे यहाँ पर। में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दो, इंडिया इज द ब्लैंक लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, भारत जो है वो कितना बड़ा कौन से नंबर का देश है क्षेत्र के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से बेसिकली? ओके, तो बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। सबसे बड़ा देश है भारत, ये याद रखना है। अगर आपसे बोला जाए कि पहले नंबर पे कौन सा देश आता है फर्स्ट नंबर पे, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? फर्स्ट नंबर पे याद रखना है फ्रेंड्स, रशिया आता है, रशिया। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सेकंड नंबर का मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं सेकंड नंबर पे कौन सा देश आता है। ठीक है, जल्दी से आंसर करो यहाँ पर। में सभी लोग आंसर कर देंगे ताकि आप लोगों के एक बार अगर गलत भी होना है तो भी आप लोगों का जो है यहाँ पर में एक बार हो जाए, ताकि याद रहे आप लोगों को आगे में जाकर। ये फ्रेंड्स, नहीं तो अदरवाइज काफी सारे लोग जो है वो चाइना लगाते थे। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि भारत जो है 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो आप लोगों का कनाडा आता है, और तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों का यूएसए। ठीक है, और चाइना जो है वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा देश है आप लोगों का। भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत का एरिया कितना है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद रखना है 2.42% है। पूरे दुनिया का केवल 2.42% एरिया भारत के पास में, पूरे दुनिया का। तो ये एरिया भी आप लोग याद रख लोगे थोड़ा सा। ठीक है, 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। देखो, आप लोगों को मैंने पार्ट्स याद करवाए थे पार्ट्स। मैंने आप लोगों को, मैंने आपसे कहा था पूरे 25 पार्ट आपको याद करवाऊंगा। धीरे धीरे अभी भी आप लोगों के एग्जाम में करीब 70 दिन बचे हैं। रोज देख लो पूरा अच्छे से लेक्चर आप लोगों का, आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इवन आज से तो आपकी पेड क्लास के अंदर में भी पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है। अब तो पॉलिटी का डर ही खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आज रात 9 बजे वाली जो क्लास है ना, जितने भी पेड वाले स्टूडेंट है सभी लोग 9 बजे लाइव भी आ जाना अच्छे से। ठीक है, इनकरेक्ट पेयर आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वाला है। दूसरे नंबर का सिटीजनशिप, चौथे नंबर का डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, और पार्ट 9 जो है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहाँ पर। में क्या बात है, देखिए आंसर आने लग गए यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पार्ट नंबर 9 जो है ना, हम लोगों ने बार बार याद किया है। किस चीज से रिलेटेड है पार्ट नंबर 9? पार्ट नंबर 9 जो है ये पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है। सर पंचायती राज तो छोड़ो, हम तो 5, 6, 7 और 8 भी बता सकते हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8 भी बता सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उन लोगों के लिए इजी है। आपको पता है फ्रेंड्स कि 5 जो है वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है, केंद्र से रिलेटेड है। ठीक है, 6 जो है आप लोगों का वो राज्य से रिलेटेड है। 7 किससे रिलेटेड है आप लोग बताओगे मुझे, क्योंकि आपको बार बार याद करवाया है। ठीक है, 8वां वाला जो है मैं आपको बता देता हूं, ये यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, 8वां वाला। ठीक है, 7वां वाला किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत के संविधान के अंदर में 7वां वाला डिलीट कर दिया गया था पार्ट, तो भारत के संविधान में पार्ट नंबर 7 नहीं है। ठीक है, तो 5वां केंद्र सरकार से, 6वां वाला राज्य सरकार से, और 8वां वाला यूनियन टेरिटरीज। तो जो यूनियन टेरिटरी 9 में लगाया है ना, एक्चुअली में वो 8वां वाला पार्ट है। टोटल 25 पार्ट है हमारे संविधान के अंदर में। ठीक है, उसमें से 8वां वाला जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। ये जितने भी लेक्चर्स मैंने आप लोगों को पहले करवाए हैं वो पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से कर लेना यहाँ पर। मैं सर आपसे पढ़कर सीटेट पेपर 2 में पहले वाले भाग के अंदर में, दूसरे में नागरिकता के बारे में, तीसरे वाले के अंदर में आपकी बात की गई है फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। चौथे वाले में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 4A बाद में जोड़ा गया था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, और 9 जो है आपका वो पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH, ठीक है, SHEIKH, इसको सर्च कर लेना आप लोगों को मिल जाएगा काफी सारी चीजें वहां पर में मटेरियल। नो फ्रेंड, साइंस से रिलेटेड मटेरियल भी मैंने कल भी करवाया था और आज भी कराऊंगा विशाल कुमार जी, डोंट वरी। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन में की कमी करता है, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने में कमी करता है। साइंस का क्वेश्चन आपने बोला, ठीक है, तुमने पुकारा और हम चले आए वाला काम था साइंस के क्वेश्चन का। बताइए, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन है जो हीमोग्लोबिन? सबसे पहली बात तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में कल हमने देखा था कि ये किसके ऊपर में बैठा हुआ होता है। ठीक है, किसके ऊपर में बैठा हुआ था हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन बैठा हुआ था, ऑक्सीजन को बोल रहा था आजा आजा, मैं अकेला जा रहा हूं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ऑक्सीजन को कह रहा था, है ना, आरबीसी के ऊपर में बैठकर। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में बैठा रहता है।
और हीमोग्लोबिन उस आरबीसी के ऊपर में बैठा रहता है, ऑक्सीजन को बुलाता है, ऑक्सीजन को साथ में लेके जाता है, छोड़कर आता है बेचारा। अच्छा मतलब अच्छा बच्चा है वो आरबीसी। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कौन से खनिज से मिलकर बना है, कौन से खनिज से बना है ये भी हम लोगों ने देखा था कल। ठीक है, हमने देखा इसके अंदर में आयरन होता है आप लोगों का, आयरन का आयन जो, ठीक है, आयन इसके ऊपर में होते हैं Fe+2 पॉजिटिव आयंस होते हैं आयरन के, फेरस के, है ना। तो आयरन से बनता है ये हीमोग्लोबिन आप लोगों का। अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड घुस जाए आपके बॉडी में, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के जाने के पहले ही खुद जाके बैठ जाता है वहां पर में। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि यहाँ पर में बस में जाने के पहले आप जाके बैठने वाले हो बस में कोई जगह पे, और आपसे पहले कोई जाके फटाक से बैठ जाता है आपकी जगह पे, तो बिल्कुल वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ जाके बैठ जाता है। तो बेचारा ऑक्सीजन ऐसा हो जाएगा, यार तुम जाके बैठ गया, मैं कैसे जाऊंगा अभी, ठीक है, मेरी जगह पे। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है फ्रेंड्स, और हम मर जाते हैं बेसिकली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को खत्म कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह पे खुद जाके बैठ जाता है हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्लीज ये याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग। ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजनेशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर में देखिए आप लोग, दूसरी वाली जो कंडीशन है आप लोगों की, उसके अंदर में क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन को भगा दिया, खुद जाके बैठ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे क्या है, हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आप लोगों को बताना इसका आंसर क्या होगा, और सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स। आंसर जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी जो है वो कॉमन बॉर्डर है नेपाल के साथ में। तो नेपाल कितने देश के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये आप लोगों से मैं कमेंट, ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में आंसर करना है सभी लोग। नेपाल कितने देशों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, सभी लोग मेरे को आंसर कमेंट में चाहिए आप लोगों से। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नेपाल, यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे हो, उत्तराखंड के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर मैं काला पानी क्षेत्र जो है उसको लेकर उत्तराखंड और नेपाल के बीच में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। ये तराई का क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्र के साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में शेयर करता है बॉर्डर नेपाल। उसके जो है आपका नेपाल उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर में। यहाँ पर में आप लोग देख पा रहे होंगे अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पर में है आप लोगों का पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, ये यहाँ तक ऐसा पूरा थोड़ा सा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां से पूरा का पूरा आप लोगों का ये नेपाल ही है पूरा, है ना। ये सॉरी, यहाँ पर में पूरा पश्चिम बंगाल है आप लोगों का, ये यहाँ से पूरा ये यहाँ तक फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी शेयर करता है बॉर्डर, और सिक्किम भी बॉर्डर शेयर करता है। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 राज्य, कितने लोगों ने आंसर किया था यहाँ पर में, अरे मैंने आपसे बोला था कि नेपाल कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, अरे राज्य, अच्छा देश बोला क्या, चलो देश चलो ले लो, देश 2 है, इंडिया और चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है ये पूछना चाह रहा था मैं, तो कितने राज्यों के साथ में वो आप लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए 5 राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ये आप लोगों ने कर दिया। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। 1400 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ 650 के करीब लाइक्स है। ये तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत 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 ज्यादा नाइंसाफी है। जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है नंबर भी बढ़ाते रहेंगे आप लोग सभी लोग। जो है ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, ओरिजिनल वाले के अंदर में, तो ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं कि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लागू हुआ था, ये हुआ था आप लोगों का 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। तो उस समय हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, और उसके बाद में आप लोगों के थे 8 शेड्यूल्स। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, आज, ठीक है, आज के समय में हमारे भारत के संविधान के अंदर में 25 पार्ट्स है, ठीक है, 25 पार्ट्स है। अगर आर्टिकल्स की बात करूं फ्रेंड, तो 471 के करीब आर्टिकल्स है हमारे, ये कम ज्यादा होते रहते हैं आप लोगों के, कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसमें जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है। आखिरी नंबर का आर्टिकल वही है 395, लेकिन वो बीच बीच में जैसे 21A जोड़ा है आप लोगों का, 51A जोड़ा है, ऐसा जोड़ जाड़ करते करते, ठीक है, 471 के करीब आर्टिकल्स है हमारे। ये बढ़ता घटता रहेगा, इस पर क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का जो शेड्यूल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल, ये है आपके 12। ये बहुत लंबे समय से चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपका शेड्यूल 12 है और 25 पार्ट्स है आपके। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 22 पार्ट थे, ठीक है,
395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे 26 जनवरी 1950 को। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या बात है, बहुत स्पीड में आप लोग यहाँ पर में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर में बच्चे लोग, और ऐसे ही आप लोग जो है जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। मैं आप लोगों को सेकंड वाली गुड न्यूज भी अभी हुआ है। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत कौन से वाले राज्य के ऊपर में हमला किया था? ऑपरेशन पोलो कहां चलाया था हमने? देखिए फ्रेंड्स, नवंबर की बात है, ठीक है, नवंबर के अंदर में आप लोगों का 1948 में भारत के बिल्कुल दक्षिण मध्य के अंदर में हैदराबाद राज्य था। हैदराबाद राज्य के जो नवाब थे मीर उस्मान, ठीक है, अली, ये भारत के अंदर में मिलना नहीं चाह रहे थे। ये बोल रहे थे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे करके। तो हैदराबाद के ऊपर में क्या किया भारत सरकार ने? पुलिस कार्रवाई की। वैसे तो थी वो मिलिट्री कार्रवाई, लेकिन यूनाइटेड नेशन बोलता कि मिलिट्री कार्रवाई क्यों की करके तुमने। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है यहाँ पर में जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है और उनका नॉनवेज खाने का मन हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो जो है चिकन को बोलेंगे मैं ये चिकन को आज से जो है यहाँ पर मैं करेली की सब्जी कहता हूँ और करेली की सब्जी बोलकर खाऊंगा, मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ। तो हम लोगों ने मिलिट्री ऑपरेशन को पुलिस ऑपरेशन नाम देकर घुसा दिया हमारी मिलिट्री को हैदराबाद के अंदर में। और हैदराबाद में मिलिट्री हमने पुलिस एक्शन किया था, उसको पुलिस एक्शन बोला गया बेसिकली, मिलिट्री एक्शन नहीं बोलते, पुलिस एक्शन था, ठीक है। किसी को बताना मत, ठीक है, कि मिलिट्री एक्शन था करके वो, हाँ, जैसे कि हमको तो किसी को पता ही नहीं था, पूरी दुनिया तो बेवकूफ थी। ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था उसको, ये याद रखेंगे आप लोग, ओके। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग पुलिस एक्शन बोला गया उसको, पुलिस एक्शन आप लोगों का नवंबर 1948 के अंदर में जाकर ही खत्म हुआ था। आप लोगों का सितंबर से स्टार्ट हुआ और नवंबर 1948 के अंदर में खत्म हुआ पुलिस का एक्शन। और जो हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली, उनको सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो 78% लोगों ने सही आंसर दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा? पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में हमारी जो पहली लोकसभा है ये 1952 में बनी थी, ठीक है। 1951-52 के अंदर में पहली बार चुनाव हुए थे और पहली लोकसभा बनी। और जीवी मावलंकर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, जीवी मावलंकर साहब ये हमारे भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। मैं आप लोगों को दिखा भी देना चाहूंगा यहाँ पर मैं, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब, ठीक है। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अंदर में बताया गया है कि लोकसभा के सदस्य जो है वो अपने आप में से ही क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। और रीट के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शानम थे। ये भी याद रखना आप लोगों ने, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है, श्री अनंत शानम, ओके। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, मिस्टर अनंत शानम पहले उपाध्यक्ष लोकसभा के। लोकसभा के अध्यक्ष का या स्पीकर का चुनाव कहां से किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष या फिर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका चुनाव आपस में से ही किया जाता है, सदस्यों के द्वारा ही। अभी हमारे ओम बिरला साहब जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष का चुनाव अब तक नहीं हुआ है हमारे देश के अंदर में, पिछले 9 साल से, ठीक है, 9 साल हो गए उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया हम लोगों ने, कमाल है, ठीक है। चलिए, तो पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शानम, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओम बिरला जो है हमारे क्या है, हमारे अध्यक्ष है, कोटा से वो बिलोंग करते हैं। ना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। जल्दी जल्दी से एक बार जो है फ्रेंड्स आप लोग, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने मेरे पूरे लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं तो उसको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है, आपका पार्ट नंबर 4 के अंदर में मैंने आपको बोला था कि ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी हाँ सर, आपने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? आयरलैंड से। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगने वाली थी। कभी भी मेरी आवाज भी अगर आप लोगों के कान में गूंजती रह गई तो बस आप लोगों का जो है काम बन जाएगा। ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एक ही जोड़ी 3 के साथ लगने वाली है। आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो मूलभूत अधिकार है आप लोगों के, मूल अधिकार। अपने आप में एक एक क्वेश्चन करवाया है इसके ऊपर में, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिया गया था आप लोगों का मूल अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 में जो दिए गए हैं आप लोगों के, पार्ट नंबर 3 के अंदर में, तो 2 की जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगनी है आप लोगों की, ठीक है। तो 3 4 यहां भी दिया हुआ है और 3 4 यहां पर में भी दिया है।
अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। संघ और राज्य में समवर्ती सूची, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, और मुझे अच्छे से याद है कि कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में भी आप लोगों को बताया था मैंने। याद करो, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको बताया था मैंने कि वो लिस्ट बना करके केंद्र सरकार की सूची, फिर राज्य सरकार की सूची, और दोनों जिसमें काम कर सकते हैं, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना, उसको समवर्ती सूची बोला जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। और ये वाला कंसेप्ट हमने कॉन्करेंट लिस्ट का ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर किसी ने लेक्चर ध्यान से देखा हो, रिवीजन किया हो, तो उसको पता होगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने। इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है यहाँ पर में, चारों में, ठीक है। 7वें नंबर की जो अनुसूची है आप लोगों की, उसके अंदर में ये बात दी गई है, 7वें नंबर की अनुसूची के अंदर में। तो सी की जोड़ी 1 के साथ में लगेगी आप लोगों की, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लास्ट में ये क्वेश्चन फिर से पूछूं क्या मैं आप लोगों को, ठीक है, मैं लास्ट में पूछूं ये सवाल फिर से आप लोगों से, कितने लोग रेडी है बता देंगे मुझे यहाँ पर मैं। लाइक और इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस, ये कांग्रेस के लिए किसने कहा था, यह किसने लिखा था कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस में रहते हुए, ठीक है, मेरी यहाँ पर में एक महान एक अभिलाषा है, ठीक है, या इच्छा है कि मैं कांग्रेस के पतन के अंदर में उसके सहायक बनूं। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, आंसर हो जाएगा यहाँ पर में लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोगों ने, 1902 से लेकर 1905 तक ये जो भारत के वायसराय रहे, और इस समय काल के अंदर में इन्होंने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बताऊं फ्रेंड्स, तो ये लॉर्ड कर्जन जो है ना, ये कांग्रेस के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस को वो खत्म कर दे। जब उन्होंने एक पत्र लिखा था, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर में, तब उसके अंदर में उन्होंने ये कहा था कि मेरे हिसाब से कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है, ठीक है, लड़खड़ा रही है, और मेरी महान इच्छा है कि मैं कांग्रेस को उसके निधन में या कांग्रेस को खत्म होने में मैं सहायक बनूं, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन याद रखना आप लोगों ने। इन्हीं के समय काल के अंदर में बंगाल का विभाजन भी हुआ था 1905 के अंदर में, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ ड्वायर को किसने गोली मारी थी। एक आप लोगों को मैं बता दूं बात यहाँ पर में, जितने भी 19 के अंदर में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता है आप लोगों को, तारीख बता सकते हो आप लोग। जालियनवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अंदर में। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जनरल डायर ने जिस समय गोलियां चलाई थी लोगों के ऊपर में, उस समय ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये चाहते तो जनरल डायर को, ये जनरल डायर नहीं है, ये डुएर है, अलग है वो जनरल डायर था, वो तो 1926 में अपने आप मर गया। ये उस समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये चाहते तो जनरल डायर को सजा दे सकते थे, पर इन्होंने जनरल डायर को बचा लिया। इसका बदला लेने के लिए 1919 में एक बच्चा था जिसने सोचा था कि मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा, और 21 साल के बाद में उधम सिंह, सरदार उधम सिंह जो है वो लंदन गए, और उन्होंने 1940 में उनको मार दिया था, माइकल ओ ड्वेयर को। अगर जनरल डायर जिंदा होता ना, जनरल डायर जिंदा होता, उसकी तो बोटी बोटी कर देते, ठीक है। इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर में। ये तो माइकल ओ ड्वेयर थे, तो गोली ही मारी। अगर बेटा तू होता तो ना, तू तो गया था काम से, अच्छा हो तो जनरल उधम सिंह के हाथों में नहीं लगा। सोचो ना, मतलब उसको क्या हाल करते हैं। जब इसके ऊपर गुस्सा निकाला तो उसके ऊपर में तो मतलब क्या ही निकालते हैं। तो प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि सरदार उधम सिंह जो है, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1940 के अंदर में माइकल ओ ड्वेयर की लंदन में हत्या कर दी थी। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 1940 में की थी, पहला ये पॉइंट है आप लोगों का। किसकी की थी, माइकल ओ ड्वेयर की थी। उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने 1940 के अंदर में जालियनवाला बाग का हत्याकांड का बदला लेने के लिए, सरदार उधम सिंह जो है, इनके ऊपर में एक मूवी भी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। आई होप आप में से काफी सारे लोगों ने देखी होंगी वो मूवी, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर में एक जिला भी है, ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। और उत्तराखंड के अंदर में यहाँ पर में सरदार उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट बनाया गया उनके सम्मान में, सरदार उधम सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उधर से सरदार उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इनके सम्मान में। ओके चलिए, तो आप लोगों को याद रखना है माइकल ओ ड्वेयर की लंदन के अंदर में उधम सिंह ने हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो कौन से आंदोलन के फेल होने के बाद किया गया था। क्या बात है, 1000 लाइक्स हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशन आप लोगों ने फ्रेंड्स कि इसका गठन किया गया था जनवरी 1923 में, ये जनवरी 1923 में। 1922 के अंदर में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था, असहयोग आंदोलन, ये हम लोगों ने पेड में भी किया हुआ है अच्छे से ना, नेशनल मूवमेंट में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन आप लोगों का, तो असहयोग आंदोलन के फेल हो जाने के कारण स्वराज दल की स्थापना, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है,
और ठीक है जो हकीम अजमल थे उन्होंने जो है यहाँ पर में इसकी की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट वाले व्यक्ति। बिहार के अंदर में स्वराज दल की या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी बिहार के अंदर में? ठीक है, बता सकते कोई भी यहाँ पर कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी बिहार के अंदर में? तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था 1922 में आप लोगों का, 4 फरवरी 1922 के अंदर में चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर में। उसके बाद गांधी जी ने जो है 12 फरवरी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। इससे डिससेटिस्फाइड होकर ठीक है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है अजमल जो यहाँ पर में खान थे, इनको आप लोग हकीम अजमल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंस जो है उसके बाद में ही ले लिया था उन्होंने वापस। बिहार के अंदर में जो है कृष्णा सिंह जो है उन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी बिहार में, कृष्णा सिंह। ठीक है, और नारायण प्रसाद जो है वो पहले अध्यक्ष बने थे बिहार के अंदर स्वराज दल के। तो बिहार स्वराज दल के पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। ठीक है, और उसकी जो दल की स्थापना की थी बिहार के अंदर में वो की थी कृष्णा सिंह ने बिहार के लेवल पे। और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने मिलकर, ठीक है अजमल खान वगैरह इन लोगों ने मिलकर। चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष थे। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल? ठीक है, बीरबल का ओरिजिनल नेम, शाहरुख खान क्या कर रहा है यहाँ पर में? ठीक है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। चलो ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल? तो भाई देवदास का छोटा भाई महेश दास, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, इसी वजह से लगाया ताकि आप लोगों को याद हो जाए, महेश दास। तो बीरबल का एक्चुअल नाम जो है वो महेश दास था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर हम बात करें रामतनु पांडे किसका नाम था, तो रामतनु पांडे जो है ये भी बता देंगे आप लोग किसका नाम था? तो महेश दास जो है ये बीरबल का नाम था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऐसे समझ लीजिए कि ये लाइन जो है ना बीरबल ने चुटकुले के रूप में सुनाई होंगी, तो महेश दास और बीरबल देवदास आपको याद हो जाएगा। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तानसेन का ओरिजिनल नाम तानसेन का। ठीक है, तानसेन संगीतकार थे अकबर के समय के अंतर में। ठीक है, दोनों के दोनों बीरबल और तानसेन दोनों अकबर के समकालीन है। चलो, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बीरबल का असली नाम महेश दास था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ये। आप लोगों को पता है दीन ए इलाही नाम का धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही नाम का धर्म किसने चलाया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अकबर ने चलाया था। इसको कुछ ही लोगों ने एक्सेप्ट किया था। ओनली हिंदू जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, ओनली हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था वो था बीरबल। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट करने वाला एकमात्र हिंदू, ठीक है, बीरबल था। और वैसे भी मतलब बहुत ही कम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसमें से एक था बीरबल भी। ठीक है, क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोग 2000 के करीब पहुंचने वाले हैं, 1100 के करीब लाइक्स हो गए। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते जाओ यार, जल्दी जल्दी। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक इसका आंसर, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सजा दी गई थी? बात यहाँ पर में हो रही है आप लोगों की 8 अप्रैल 1857 की। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे, सुखदेव, किसको मौत की सजा दी गई थी ये आप लोगों ने बताना है। सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? इन तीनों को फांसी दी गई थी फ्रेंड्स आपकी 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को। तो ये तो अलग है आप लोगों का। आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जो है फ्रेंड्स इनको 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने 29 मार्च, ठीक है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के अंदर में अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी। तो कहां पर में उन्होंने अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चलाई थी मंगल पांडे ने? मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों के ऊपर में बैरकपुर नाम की जो जगह है पश्चिम बंगाल के अंदर में, वहां पर में अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चला दी थी, जिसके आरोप में इनको पकड़ लिया गया। और इनको पकड़ के, ठीक है, इन पर कार्रवाई की गई और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे लटका दिया गया, कुछ ही दिनों के अंदर में। ठीक है, केवल 10 दिन के अंदर में उनको फांसी पे लटका दिया गया। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं जो टुकड़ी थी, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सेना में बहुत सारी छोटी छोटी टुकड़ियां होती है, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी एक, ठीक है, 34वें नंबर की, उसके सदस्य थे ये याद रखना है आप लोगों ने।
बैरकपुर के अंदर में एक ड्रिल चल रही थी, एक प्रैक्टिस चल रही थी। उसी समय में उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और यहाँ पर में उनको पकड़ लिया गया बाद में। साउंडर्स की हत्या की थी बैरकपुर। साउंडर्स की हत्या जो है वो ये लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को किया गया था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। मंगल पांडे का साउंडर्स के तो पप्पा का भी जन्म नहीं हुआ था उस समय 1857 के अंदर में तो शायद, ठीक है। चलिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का भी जन्म नहीं हुआ था उस समय में 1857 में। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा को चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है? पचाने के काम आता है, शुगर को पचाने के लिए। ये इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? तो इंसुलिन रिलीज होता है हमारे बॉडी की एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, पैंक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय उसको कहा जाता है, वहां से रिलीज होता है। तो ये है आप लोगों की बॉडी, ठीक है। यहाँ पर में आप लोगों का ये लीवर है। लीवर एक जो है ना बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो पित्त रस, बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? तो लीवर सिक्रीट करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर में आप लोग देख पा रहे हो, ये है पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज। ये पैंक्रिया क्या करती है? ये पैंक्रियाज जो है क्या आप लोगों के बॉडी के अंदर में एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको इंसुलिन बोलते हो आप लोग, ठीक है। इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में जो शुगर होता है, जो शक्कर हम या किसी भी रूप में, चाहे शुगर के रूप में खा रहे हो, चाहे खाने के रूप में जो भी शर्करा हम अंदर ले रहे हैं, उनको पचाने का काम करता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इंसुलिन रिलीज होता है आप लोगों का पैंक्रियाज से, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है in which year the Hindu Widow Remarriage Act was passed? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? इमेज क्लियर नहीं है? कोई बात नहीं, समझ जाओ कि आपके ये 1856 के अंदर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था इसके अंदर में। किसका था? ईश्वर, ठीक है। 1300 के करीब लाइस हो गए, जल्दी से 1500 के क्रॉस करना है आप लोगों ने इसको जी। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के पोल में रिजल्ट देख लूं। मैक्सिमम अंदर में होगा 2028 का कहां पर में होगा? तो यूएसए लॉस एंजलिस के अंदर में होगा, ठीक है। तो केवल और केवल जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि 14% लोग जो है उन्होंने सही आंसर दिया था। ओनली 14%, 14% लोग, ठीक है। इसी वजह से इसकी जरूरत है आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन की। पेरिस के अंदर में होगा 2024 का, ठीक है, और 2028 का होगा आप लोगों का लॉस एंजलिस के अंदर में, यूएसए के अंदर में। प्लीज इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, तो सभी लोग कमेंट में लिख देंगे एक बार, ठीक है, सभी लोग लिख देंगे इसको। 2028 क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है। राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपकी विधानसभा जो है वो सत्र में नहीं है। विधानसभा ऐसा तो नहीं है कि वो लोग साल भर बैठे रहते विधानसभा के अंदर में, साल में 2 या 3 बार बैठते हैं वो लोग विधानसभा के अंदर में, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, और उसी समय में कानून बनाते हैं। अब अचानक से कोई कानून बनाने की जरूरत आ जाए कि यार 2100 बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में और 1300 बच्चों का लाइक हुआ है, तो यहाँ पर में हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है वो कानून बना दे जल्दी से, अभी के अभी की दानिश सर के लेक्चर को जिसने लाइक नहीं किया है उसकी क्लास बंद हो जाए, ठीक है, और उसको उठाकर जो है वो जेल में डाल दिया जाए। एक अध्यादेश बनाना है, अभी विधानसभा बैठी नहीं है बिहार की, तो क्या करेंगे? जो नीतीश कुमार है वो राज्यपाल को आदेश उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपके पास में ना एक पावर है अनुच्छेद 213 के अंदर में, आप क्या करो, जल्दी से एक नोटिफिकेशन जारी करो, ठीक है, ऐसा 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 अपन लोगों ने करने का है। ये कानून बन जाएगा, ऑटोमेटिक ये कानून बन जाएगा। इस कानून को बाद में विधानसभा जब बैठेंगी तब पास करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये टेम्पररी रूप से कानून बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है, टेम्पररी रूप से कानून बन जाएगा। तो अनुच्छेद 213 जो है ये क्या करता है? गवर्नर को अध्यादेश पारित करने की शक्ति देता है, टेम्पररी रूप से कोई कानून बनाना, ठीक है, टेम्पररी रूप से कोई कानून बनाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप लोग। मैं आपको याद भी करा रहा हूँ कॉमेडी वे में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। 213 ऐसी ही एक पावर राष्ट्रपति के पास में भी है, उसका आर्टिकल भी बता दीजिए कोई जल्दी से, इसका भी आर्टिकल बता दो, राष्ट्रपति वाला भी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, 123, ठीक है, 123 जो है आप लोगों का वो क्या है, आपका राष्ट्रपति को पावर देता है कि अगर मान लीजिए मोदी जी के मन में आया कि जिसने भी बच्चे ने यहाँ पर में लाइक नहीं किया है, ठीक है, उन सबका जो है वो एप्लीकेशन कैंसिल कर दो, ठीक है, तो राष्ट्रपति को बोलेंगे आर्टिकल नंबर 123 के तहत कि भाई कैंसिल कर दो करके। तो देखो याद अगर हम लोग बात करें व्हाट इज मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पंचायत, तो पंचायत का मेंबर बनने के लिए
ठीक है, इलेक्ट होने के लिए आपको कितने साल की उम्र की जरूरत होती है, ये आप लोग आंसर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। साल की उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम 21 साल की उम्र होनी जरूरी है आप लोगों की, 21 ईयर्स की एज। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने साल की उम्र की जरूरत है आप लोग बताओ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने साल की उम्र की जरूरत है, ये भी आप लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन पंचायत का सदस्य बनने के लिए आप लोगों को 21 साल की उम्र का होना जरूरी है कम से कम, ये आप लोगों को बोला गया है। तो आंसर 65% लोगों ने सही दिया था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड। कैवल्य, कैवल्य ये शब्द कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, कौन से धर्म से रिलेटेड है। कैवल्य रिलेटेड है जैन धर्म के अंदर में। ऐसा माना जाता है कि ये सुप्रीम नॉलेज है आपका। ठीक है, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, परम ज्ञान, इसके ऊपर में कोई ज्ञान है ही नहीं। मतलब अगर आपको कैवल्य प्राप्त हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, भूतकाल, ठीक है, वर्तमान, भविष्य, सबका ज्ञान आपको मिल गया। इवन आपका जो है वो बीपीएससी भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जिम्बिक ग्राम के अंदर में, जिम्बिक ग्राम नाम की जगह है, ओके, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तारीख ए हिंद, ठीक है, ये बहुत ही फेमस बुक है। ये किसने लिखी थी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। 1500 के करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड। ठीक है, तारीख ए हिंद, ओके, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, अल बिरूनी, मिनाज सिराज। ठीक है, तारीख ए हिंद बताइए। बोल भी दे देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर। अल बिरूनी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ठीक है, महमूद, यहाँ से जो गजनवी भारत आया था ना, महमूद गजनवी, महमूद, ठीक है, गजनवी, गजनवी, उसके साथ में भारत आया था ये अल बिरूनी। और इसने भारत में आकर तारीख ए हिंद, या फिर जिसको किताबुल हिंद भी बोलते हो आप लोग, ये लिखी थी। तो तारीख ए हिंद को ही किताबुल हिंद भी बोला जाता है, किताब उल हिंद। ये कौन सी भाषा के अंदर में लिखी गई थी ये पुस्तक, ये याद रखेंगे आप लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, भाषा। ठीक है, बताइए आप लोग कौन सी भाषा में लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, अरेबिक भाषा के अंदर में लिखी गई थी, अरेबिक, अरबी भाषा के अंदर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए यार, इतना ईशान घाटी आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी, बेलन, ये जो बेलन घाटी आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के अंदर में। ठीक है, बेलन नदी है एक, उसके पास में जो जगह उसको बेलन घाटी बोला जाता है। मिर्जापुर सोनभद्र का जो इलाका है ना उत्तर प्रदेश में, वहां पर में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों की बेलन घाटी, ये आप लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली साइट है, जहां पर में आप लोगों को नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, तीनों के सबूत लाइन से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इंसानों का किस तरीके से विकास हुआ था, क्रमिक विकास, धीरे धीरे धीरे। पैलियोलिथिक एज में क्या करते थे हम, मेसोलिथिक एज में क्या करते थे, नियोलिथिक एज में क्या करते थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इसके अंदर में। ठीक है, तो काफी मतलब कि आप मेहनत करोगे और मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, सिंपल सी बात है। तो कभी कभी डर लगना भी अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, मुख्य ग्रंथि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसी ग्रंथि के जरिए जो है आप लोगों की क्या होता है, बाकी की जो ग्रंथि है वो मैनेज होती है। आपकी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती है, कुछ अलग अलग प्रकार के पदार्थ है वो रिलीज करती है आपकी बॉडी के अंदर में, ताकि आपके मस्तिष्क जो है उसको, ठीक है, आपके बॉडी में, आपके मस्तिष्क में, यहाँ पर में, इसके बिल्कुल बीचों बीच में, उसके अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड है आप लोगों की, पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोगों की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का, इसको कहते हैं आप लोग मास्टर ग्रंथि। ठीक है, अभी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको आप लोग किस नाम से जानते हो हिंदी के अंदर में, जल्दी से बताएंगे आप लोग। हिंदी में इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जल्दी बताओ, देखते कितने लोगों को याद है यहाँ पर में। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करती है फ्रेंड्स, करता है यही वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, यही रिलीज करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये चीज। ठीक है, बाइल जूस जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का लीवर, जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो इसको रिलीज करती है। हमारी बॉडी है ये, मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर में यहाँ पर में आप लोगों का जो है ये लीवर है। ठीक है, ये याद रखना है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका लीवर। लीवर के अंदर में जो है यहाँ पर में आप लोगों का गैल ब्लैडर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर में एक गैल ब्लैडर है। थोड़ा सा अगर मैं इसको आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर में है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर क्या करता है, जो हमारा लीवर बाइल जूस या पित्त रस सिक्रीट करता है उसको स्टोर करने का काम करता है। ये पित्त
पित्त रस जो है हमारे पाचन प्रक्रिया के अंदर में हमारी मदद करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारी मदद करता है पित्त रस, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको यकृत भी आप लोग कहते हो, ये पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस जो है हमारे पित्ताशय के अंदर में या गैल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होता है। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर में जो ये आपका पित्त रस है, बाइल जूस है, गैल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होता है, गैल ब्लैडर के बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में रिलीज हो जाता है आप लोगों का। ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो इंपॉर्टेंट है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, बाइल जूस सिक्रीट करती है, बाइल जूस गैल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होती है। इसके ऊपर में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को इसके लिए भी करवा दूंगा। जल्दी जल्दी से फ्रेंड जितने भी लोग